हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस, इसमें चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये जो पार्ट है पार्ट 1 जो वीडियो है बहुत ही लंबा बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और बीच में इसको स्किप मत करना। तो पहला है, हम ये जानेंगे कि अधिकार क्या होता है। अधिकारों को मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा समाज की प्रगति के लिए अधिकारों का होना अनिवार्य है। नागरिक जीवन में अधिकारों का महत्व निम्नलिखित है, यानी कि जो अधिकार है वो मनुष्य के जीवन में अत्यधिक बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि जो अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के विकास के लिए और उनकी समाज की प्रगति के लिए होना बहुत ही अनिवार्य है। निम्नलिखित तरीकों से जो अधिकार है उनका महत्व है। पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए पानी, मिट्टी, हवा की जरूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की अत्यधिक आवश्यकता। अधिकार समाज के द्वारा दी गई वह सुविधाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्यक्ति अधिकारों की प्राप्ति से ही विकास कर सकता है। इससे ये तात्पर्य है कि व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं उसका जो महत्व है इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम किसी भी व्यक्ति को जैसे हमने अधिकार दे रखे हैं तो उससे उसके जीवन का विकास तो होगा ही होगा, साथ में वो समाज में अपनी अलग पहचान भी बनाएगा। विकास की प्राप्ति के लिए उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में व्यक्ति अधिकारों की प्राप्ति से विकास ही कर सकता है वह, ठीक है। उसको जो अधिकार होते हैं, ठीक है, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके से ही उसको अधिकार मिलने चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति का विकास हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप समाज को नहीं देखेंगे तो आपका विकास कैसे होगा, ठीक है। और अगर आप बाहर जाएंगे और आपको राइट्स मिल रखे हैं, आपको अधिकार मिल रखे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट भी होगा, आपका विकास भी होगा, ठीक है, और आपकी जो जिंदगी है वो भी चेंज होगी और विकास करेगी। दूसरा आता है अधिकार समाज के विकास के साधन। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। यदि अधिकारों की प्राप्ति व्यक्तित्व का विकास हो सकता है तो सामाजिक विकास भी स्वयं में हो जाता है। इस तरह अधिकार समाज के विकास का साधन है। तीसरा है अधिकारों की व्यवस्था के बिना समाज का जीवित रहना संभव नहीं है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है तो उसका समाज में जीवित रहना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप ये खुद सोचिए कि अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आप तो अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे, आप अपना विकास कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो अधिकार है वो होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना समाज में लड़ाई झगड़े, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे, अगर हमारे पास अधिकार नहीं होंगे तो इससे समाज में लड़ाई झगड़े, ठीक है, अशांति जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए हमारे जो राइट्स है वो होना बहुत ही जरूरी है। और मनुष्य की आपसी व्यवहार की सीमा निश्चित नहीं हो सकती। वस्तुतः अधिकार ही मनुष्य द्वारा परस्पर व्यवहार व्यवस्थित समाज का आधारशिला का निर्माण करते हैं। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, यानी कि जिन लोगों की संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आदि मानव जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है, ठीक है, तो उनकी रक्षा के लिए तो अधिक समाज के अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करते हैं। जैसे बहुत सी जातियां होती हैं जिसमें कम लोग होते हैं तो वो अल्पसंख्यक हो गए, तो उनकी रक्षा के लिए भी अधिकार बनाए गए हैं। कानून के शासन की स्थापना। अधिकार समाज में कानून की शासन की स्थापना में सहायक होते हैं। अब बात करें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। मौलिक अधिकार आधारभूत, आवश्यक तथा महत्वपूर्ण को कहा जाता है, जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। जो स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 30वें भाग में धारा 12 से 35 तक की 24 धाराओं में किया गया है। इसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार
प्राप्त है। भारत, अमेरिका, जापान, अन्य लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले हम ये जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वो अधिकार जो लोगों को या फिर व्यक्ति को उसके विकास के लिए दिए गए हैं। हमारे जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान के तीसरे भाग में आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमें 24 धाराओं में दिए गए हैं। इससे क्या होगा, जो मौलिक अधिकार है वो जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो व्यक्ति अपने राइट्स को लेकर, ठीक है, अपने अधिकार को लेकर वो अपना विकास कर सकता है। ये जो मौलिक अधिकार है वो भारत, अमेरिका, जापान और अन्य लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो कौन से देश है जिसमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो पहला है भारत, अमेरिका, जापान और अन्य लोकतांत्रिक देश। अब बात करें मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार के प्रकार, तो ये हमें 6 तरह के मौलिक अधिकार दे रखे हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो स्टूडेंट्स, ये हमें संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार दे रखे हैं। और मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 के 6 अधिकारों को हम जो एकदम पॉइंट वाइज उनको पढ़ेंगे। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकारी के महत्व को मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। समानता का अधिकार लोकतंत्र का आधारशिला है। भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित प्रकार की समानता प्रदान की गई है। पहला है कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है। और संविधान में लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो समानता का अधिकार है, समानता का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसके साथ समानता की जाएगी। और जो समानता का अधिकार है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और जो 14 जो अनुच्छेद है उसमें ये बताया गया है कि जो भी किसी भी व्यक्ति की जो राइट्स हैं, ठीक है, जो उसकी समानता का जो उसका अधिकार है, राज्य उस व्यक्ति को अपने अधिकारों से वंचित नहीं रख सकता, यानी कि उसको दूर नहीं रख सकता। दूसरा है कानून के समक्ष समानता का अर्थ है ये है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। अब ये बोला गया है कि कानून के सामने समानता की क्या डेफिनेशन है, क्या अर्थ है। तो कानून के सामने सभी बराबर हैं और किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है। सभी व्यक्ति भले ही उनकी कुछ भी स्थिति हो, प्रधान कानून के अधीन है और उन पर साधारण न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। कानून छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा और छुआछूत आदि किस प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। फिर आता है भेदभाव की मनाही। तो जैसे अगर आप प्राचीन काल में देखें, पुराने समय में अगर आप देखें तो जाति को लेके बहुत ही वो किया जाता है, जैसे जो नीच जाति होती थी, ठीक है, उसको बहुत ही गंदी निगाहों से देखा जाता था और उसको छूना भी मतलब मनाही थी बिल्कुल भी। अगर वो छू भी लेते थे तो उनको मतलब क्या करना पड़ता था, मतलब वो ऐसे बोलते थे, अरे यार इन्होंने छू लिया, हमारा दिन खराब जाएगा, ये जाएगा, मतलब इस वगैरह वगैरह तरह की बातें करते थे। तो अब क्या हुआ है, अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्नलिखित की व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला है राज्य के नागरिक के विरुद्ध में मूल वंश, जाति, लिंग, संस्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें बोला गया है कि राज्य के नागरिक के विरुद्ध में, ठीक है, राज्य जो कोई भी नागरिक है जो किसी भी राज्य में है, उसके मूल वंश, जाति को लेकर कोई भी उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, लिंग, जाति आदि किसी आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य व प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो दुकानें होती हैं, जो होटल्स होते हैं, जो मनोरंजन होते हैं, वहाँ पे अगर कोई जाता है तो उनसे ये ना पूछा जाए कि भाई तुम किस जाति के हो, तो बिना किसी भेदभाव के उनको एंट्री मिल जानी चाहिए। तो कोई भी प्रतिबंध नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। उनको तालाब, नहाने के घाटों, सड़कों पर जिनकी राज्य की निधि से अयोध्या पूर्णतः
देखभाल की जाती है अथवा चीन को सार्वजनिक प्रयोग के लिए दिया गया है। नागरिक को जाने की मनाही नहीं होगी, अर्थात सार्वजनिक स्थान भी नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले। यानी कि जो तालाब होते हैं, जो नहाने के जो घाट होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वहाँ पे बिना किसी भेदभाव के आप जा सकते हैं। वहाँ पे वो आपके लिए खुले हैं, आपकी लिंग जाति धर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है सरकारी नौकरियां। अनुच्छेद 16, राज्य में सरकारी नौकरियां या पदों पर नियुक्ति के संबंध सब नागरिकों को समान अवसर प्रदान है। सरकारी नौकरियां या पदों पर नियुक्त संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। यानी कि अनुच्छेद 16 बोलता है कि भाई जो सरकारी नौकरी के लिए जो आते हैं, ठीक है, उनके पदों के लिए उनका धर्म, जाति, लिंग ना देखा जाए और बिना उसके भेदभाव के उनको उनका पद दे दिया जाए उनकी योग्यताओं के अनुसार। फिर आता है छुआछूत। तो स्टूडेंट्स ये जो छुआछूत जो थी वो बहुत मतलब पहले प्राचीन में अगर आप देखें बहुत होता था, बहुत किया जाता था। किसी के छूने से भी मतलब वो लोग ऐसे करते थे कि भाई किसने छू लिया, ठीक है। तो ये वाली जो छुआछूत की समाप्ति भी की गई अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ असंतोष जैसा व्यवहार करना, उसको अच्छे से समझकर सार्वजनिक स्थलों का होटल, आपको सिनेमा घर, पार्कों तथा मनोरंजन स्थानों के उपयोग से रोकना कानूनी अपराध है। एक महान ऐतिहासिक घटना है। कानून के अंतर्गत छुआछूत को मानने वाले और उसके प्रचार करने वालों को 2 वर्ष की कैद और 1000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को इस कानून के अंतर्गत दंड दिया गया है वे व्यक्ति संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि जो व्यक्ति छुआछूत करता है उसको 2 वर्ष की कैद, 2 वर्ष की सजा मिल सकती है और उसको 1000 रुपए का जुर्माना भरा जा सकता है। और इसकी एक सजा और है कि जो भी व्यक्ति छुआछूत का प्रचार करते हुए या फिर छुआछूत करते हुए दिखाई दे जाए तो वह चुनावों में क्या कर सकता है, हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है। अब बात करें उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18 के अनुसार व्यवस्था की गई है। सेना की शिक्षा संबंधी उपाधियां अध्यक्ष राज्य कोई और उपाधि नहीं देगा। भारत का कोई भी नागरिक राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु भारत में किसी लाभदायक अथवा भरोसे के पद पर नियुक्त है, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी विदेशी की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो राज्य के किसी लाभ के पद पर विराजमान है, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भेंट, वेतन अथवा किसी प्रकार का पद विदेशी राज्य से प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का अधिकार। वास्तव में स्वतंत्रता का अधिकार के बिना प्रजातंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, आयरलैंड आदि लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 1922 में किया गया। स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान का प्रण तथा आत्मा और स्वतंत्रता का पत्र कहा जाता है। यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति उसके अधिकार को लेकर स्वतंत्र है, वो चाहे तो वो कहीं भी जा सकता है, उसको आने जाने की कहीं भी मनाही नहीं है, ठीक है। तो उसको इस चीज की स्वतंत्रता है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र होगा तो उसको ठीक ढंग से वो अपना विकास कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता का जो वर्णन है अनुच्छेद, ठीक है, वो 1922 में किया गया था संविधान में। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। संसद भारत के प्रभुसत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता, न्यायालय का अपमान, मानहीन अहिंसा के लिए उत्तेजित करना आदि के आधारों पर भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। अगर उसको कहीं भाषण देना है तो वो भी कर सकता है। वो चाहे तो अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे को प्रकट कर सकता है। फिर आता है शांतिपूर्ण तथा बिना अस्त्रों का सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो
व्यक्ति है उसको सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है, मगर बिना किसी हथियारों के। ठीक है, अगर वो व्यक्ति कोई ग्रुप बनाना चाहता है, कोई सम्मेलन करना चाहता है, तो उसको उस चीज की स्वतंत्रता प्रदान है। परंतु राज्य भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में शांतिपूर्ण तथा बिना शास्त्रों को इकट्ठा होने के अधिकार की समिति कर सकता है। उदाहरण, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश जिले में 144 आईपी के अधीन इस अधिकार को सीमित कर सकती है। फिर आता है संस्था तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी आप संस्था बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अलग अलग जगह पे मतलब बहुत सारी संस्था खुली होती है। ठीक है, तो संविधान नागरिकों को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व, संस्कृति लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्कृत प्रश्न बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से संघ को सदस्य बनाना चाहे बन सकता है और जब चाहे अपनी इच्छा से सदस्यता किया कर सकता है, परंतु संघ तथा संस्था बनाने के अधिकार को राज्य की प्रभुसत्ता तथा अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा नैतिकता के हित में उचित प्रतिबंध लगाकर समिति कर सकता है। समस्त भारत में चलने फिरने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में चल फिर सकता है, चीज कहीं भी आ जा सकता है। संविधान नागरिकों को समस्त भारत के घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रदान है। भारत के किसी भी भाग में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु राज्य जनता के हितों और अनुसूचित कबीलों के हितों की सुरक्षा के लिए इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। भारत में किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, व्यक्ति चाहे तो भारत की किसी भी भाग में रह सकता है या फिर बस सकता है। भारतीय नागरिक देश के किसी भाग में रह सकता है और अपना निवास स्थान बना सकता है। राष्ट्रीय एकता की स्थापना तथा विकास के लिए स्वतंत्रता देना अति आवश्यक है। राज्य जनता के हितों और अनुसूचित काबिलों के हितों की सुरक्षा के लिए उचित निबंध लगा सकती है। कोई भी व्यवसाय पेशा करना अथवा व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, वो उस चीज की आपके लिए स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय पेशा अथवा व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य किसी नागरिक को कोई विशेष व्यवसाय अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, यानी कि जो राज्य है वो मजबूर नहीं कर सकता तो कि भाई तुम ये वाला व्यापार करो। वो व्यक्ति का अधिकार है कि उसको कौन सा व्यापार करना है। फिर आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा, अनुच्छेद 20 से 22। अनुच्छेद 20 व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून उसके अपराध करते समय लागू नहीं किया, यानी कि कोई भी व्यक्ति को ऐसे कानून का दंड नहीं दिया जाएगा जो कानून संविधान में है ही नहीं या फिर लागू ही नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति को उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती जितनी अपराध करते समय प्रचलित कानून के अधीन दी जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति को उससे अधिक सजा नहीं दी जाएगी जितनी अपराध करते समय उसको कानून में बताया गया था कि तुम्हारी 5 या 6 वर्ष आपकी सजा है। बाद में आप ये नहीं कर सकते कि आप उसकी सजा बढ़ा दें। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिए एक बार से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी कि जैसे कोई भी एक मुकदमा है, आप उस मुकदमे को एक बार उसका अपराध हो गया, ठीक है, आपने उसको सजा भी दे दी, तो उसके बाद वो दोबारा वो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसको दंडित नहीं किया जा सकता। किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति आप गलत होने के बावजूद भी किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई तू मेरे लिए अपनी गवाही दे, ठीक है, आप बाध्य नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते। अब बात करें अनुच्छेद 21 में लिखा है कि कानून द्वारा स्थापित पद्धति के बिना किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत शब्दों से वंचित नहीं किया गया। शिक्षा का अधिकार, दिसंबर 2002 में राष्ट्रपति ने 86 संवैधानिक संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस स्वीकृति के पश्चात शिक्षा का अधिकार संविधान के 3रे भाग में शामिल होने के कारण एक मौलिक अधिकार बन गया। 1 अप्रैल 2010 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में लागू होने के पश्चात 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने के कानून अधिकार मिल गया है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो दिसंबर 2002 में
राष्ट्रपति ने 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसको 1 अप्रैल 2010 में मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। और जो ये मौलिक अधिकार का ये तीसरा अधिकार है। और इससे क्या हुआ, इससे जो गरीब लोग थे, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो प्रत्येक बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के विरुद्ध रक्षा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात उसे गिरफ्तारी के कारणों से पराचित कराया जाना चाहिए, यानी कि उसको बता देना चाहिए कि भाई तुम किस लिए गिरफ्तार हुए हो। उसे अपनी पसंद के वकील का परामर्श लेना है और उसके द्वारा सफाई पेश करने का अधिकार होगा। यानी कि कोई भी अपराधी है उसको ये हक है कि वो अपने पसंद का वकील कर सकता है। बंदी गृह में बंद किए गए किसी व्यक्ति को बंदी गृह से मजिस्ट्रेट केन्या ले तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय निकालकर 24 घंटों के अंदर अंदर निकट मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में उपस्थित किया जाए। यानी कि कोई भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में उपस्थित किया जाता है। बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटे समय के लिए किसी व्यक्ति को कारावास में नहीं रखा जा सकता। यानी कि ये हमारे अनुच्छेद 22 में बोल रखा है कि कोई भी अपराधी को हम 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको न्यायालय में पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे तक उसको कारावास में रख रहे हो। फिर बात करें शोषण के विरुद्ध। संविधान 23 से 24वें अनुच्छेद में नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप बहुत जगह देते हैं, बच्चों का शोषण बहुत होता है। यानी कि जो बच्चे छोटे होंगे, जिनकी एज छोटी होगी, उनसे काम करवाया जा रहा है, कारखानों में काम करवाया जा रहा है, कोयले की खानों में काम करवाया जा रहा है, बल्कि वो उनकी पढ़ने की उम्र है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी दुकानों में बच्चे लगे हैं। ठीक है, तो उसके विरोध के लिए 23 से 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है। पहला है मानव के व्यापार और बलपूर्वक मजदूर की मनाही। यानी कि जो लोग छोटे बच्चों से काम कराते हैं, जैसे कोई भी बच्चा छोटा है तो उससे काम कराते हैं, तो उसकी मनाही है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य का व्यापार बगैर व अन्य प्रकार का बलपूर्वक श्रम निषेध और इस व्यवस्था का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के कई भागों में दस्ता और ब्रिगेड की प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से बहुत कम काम करवाया जाता था, परंतु उसके बदले उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। यानी कि भारत के कई भागों में ये देखा गया है कि जो जमींदार होते थे, जो मालिक होते थे, जो अमीर होते थे, वो लोग क्या करते थे, काम तो करवाते थे मजदूरों से, मगर उनको वेतन नहीं देते थे। ठीक है, उनको कोई मजदूरी की जो पैसे होते हैं वो कुछ नहीं मिलता था। मनुष्य को विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। अंतर इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 इतना बड़ा उठाया हुआ कदम है, जिससे बहुत सारे जो शोषण हो रहे थे वो बहुत ही कम हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जो 23 आपने पढ़ा शोषण के विरुद्ध। आप पढ़ेंगे हम 24वां अनुच्छेद, यानी कि कारखानों आदि बच्चों को काम पर लगाने का मनाही। यानी कि जो कारखाने होते हैं, ठीक है, कारखाने जो तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनको बच्चों को लगाने की मना है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी भी कारखानों अथवा खान में नौकर नहीं रखा जा सकता और ना ही संकट में नौकरी में लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये 24 के अनुसार ये बताया गया जिस भी बच्चे की एज 14 से नीचे है, उस बच्चे को किसी भी कारखानों में नहीं रखा जाएगा काम करने के लिए, और ना ही संकट में नौकरी में लगाया जाएगा। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने तथा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्ति अपने अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। व्यक्ति चाहे तो वह अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का ये अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अगर वो अपना धर्म बदलना चाहता है तो वो भी बदल सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, चाहे वे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। अब बात करें अनुच्छेद 26 की, तो इसके अनुसार बताया गया है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि जैसे धार्मिक प्रबंध होते हैं, ठीक है, जैसे मंदिर होते हैं, ठीक है, तो वो उन व्यक्ति को उस चीज की भी अधिकार है
लेकिन उसका जो खर्चा जाता है, ठीक है, जो वो खुद जो उसका प्रबंध करेगा, वो उसका प्रबंध वो खुद करेगा, ना कि सरकार करेगी। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपनी संस्था चला सकता है, परंतु अपने संस्था चलाने के लिए उसको खुद को ही प्रबंध करना पड़ेगा, उसको खुद ही पूरा प्रबंध करना है। व्यक्ति को कोई भी धार्मिक स्थल चलाने के लिए अपनी संपत्ति के अनुसार प्रबंध कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धार्मिक स्थल खोलना चाहता है तो उसकी अपनी जो उसकी संपत्ति है उसके अनुसार वो अपना प्रबंध कर सकता है, लेकिन इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो एक व्यक्ति का राइट है, एक व्यक्ति का अधिकार है। अब बात करें अनुच्छेद 27 के अनुसार क्या है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रसार के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद से ये तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर ना देने के लिए विवश ना किया जाए जिसको इकट्ठा करके किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय का विकास या बनाए रखने के लिए खर्च किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म स्थल खोल रहा है, ठीक है, तो किसी और दूसरे व्यक्ति को ये विवश ना किया जाए कि भाई हम धार्मिक स्थल खोल रहे हैं तो तुम हमें कर दो, ठीक है, तुम हमें टैक्स दो। तो ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? 27 के। अब बात करें सरकारी शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक शिक्षा पर रोक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4th वाला। इसमें ये बोला गया है अनुच्छेद 28 में, भाई किसी भी स्कूल, ठीक है, किसी भी स्कूल या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर आप अपने धर्म का ही प्रचार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम किसी और जाति के हो, ठीक है, और जो लोग तुमसे पढ़ने आए हैं शिक्षा के लिए, तुम अपने अपने धर्म का वो कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है किसी भी सरकारी शिक्षा में, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, धर्म को लेकर शिक्षा नहीं करवाई जाएगी। जैसे कि बहुत सी सरकारी शिक्षा जो होती हैं उसमें धर्म को लेकर शिक्षा करवाई, जैसे मतलब बहुत से धर्म होते हैं, ठीक है, तो बोलेगा उनको लेकर शिक्षा करवाई जाएगी, बोलेगा ये धर्म बहुत अच्छा है, ये धर्म बहुत अच्छा है, आप इस धर्म को अपनाएं, आप अपने धर्म को छोड़ दें, इस तरह से, तो ये शिक्षा नहीं करवाई जाएगी। तो अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी सरकारी शिक्षा में धर्म शिक्षा नहीं करवाई जाएगी। अब बात करें संस्कृत तथा शैक्षणिक अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक के किसी वर्ग या उसकी किसी भाग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति हो, उसे ये अधिकार है कि वह उनकी रक्षा करे। ये 19 नहीं, यहाँ पे ये आएगा आपको 29 है, ठीक है, 29वां अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, ठीक है, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को लेकर उनकी रक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 29 के अनुसार केवल अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 के अनुसार केवल अल्पसंख्यकों को ही अपनी भाषा, संस्कृति, आर्थिक को सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं है, बल्कि अधिकार नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को भी प्राप्त है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको ही ये वाला जो अनुच्छेद 29 है वही प्राप्त है। ये चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनको सभी नागरिक को अनुच्छेद 29 का जो प्रयोग है वो सभी को प्राप्त है। आप चाहें तो आप अपनी भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर अधिकार, वह अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें तथा उनका प्रबंध करें। तो अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि वो चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं, मगर उन सब चीज़ों के लिए उनका जो प्रबंध है उनको वो खुद करना पड़ेगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं की सहायता देते समय शिक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि अल्पसंख्यकों के प्रबंध के अधीन, चाहे वे अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर। इस प्रकार अनुच्छेद 29 तथा 30 द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत में इस अधिकार का बहुत महत्व है, क्योंकि भारत में विभिन्न जातीय, धर्म, जाति तथा भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। ये जो संस्कृत तथा शैक्षणिक जो अधिकार है, इसमें ये बोला गया है कि कोई जैसे बहुत से, हमारा जो देश है भारत, उसमें बहुत सारी विभिन्नताओं के लोग हैं, बहुत सारी जातियों के, बहुत सारे धर्म के, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले, ठीक है, तो उनको ये 29 से 30 जो अनुच्छेद है उनको ये अधिकार है कि वे अपनी जाति, अपने धर्म और भाषाओं का, ठीक है, सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में अलग अलग विभिन्नताओं के, अलग अलग वैरायटी की जातीय, धर्म तथा भाषाएं बोली जाती हैं।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका लास्ट है मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कर देना ही काफी नहीं है, इनकी सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए हमारे संविधान में निर्माताओं ने संविधान में न्यायिक उपचारों की व्यवस्था की। इन उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का उचित कार्यवाही करना अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 226 के अनुसार इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश आदेश, आलेख बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, मनाही, आज्ञा पत्र, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैंने आपको ये जो 5 रिट है, जो 5 लेख हैं, मैं आपको डीपली इसमें समझा दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि ये 5 तरह के आपके लेख बंदी प्रत्यक्षीकरण होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, मनाही, आज्ञा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार। संसद कानून द्वारा किसी भी न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां का हानि पहुंचाए बिना उसके क्षेत्र अधिकार को स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आदेश रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनका संविधान में वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, जो ये लास्ट वाला जो मौलिक अधिकार है, इसमें आपको 5 रिट बता रखी हैं, जो मैं आपको पार्ट 2 में पूरा क्लियर कर दूंगी। तब जाके आपको ये छठा वाला जो मौलिक अधिकार है वो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि इसमें बस इतना ये बता रखा है कि जो मौलिक अधिकार है उनकी भी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई अनुच्छेद होना चाहिए। तो वो अनुच्छेद है 32, ठीक है, जिसमें आपको 5 रिट दी गई है जिससे हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये पार्ट 1 आज फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें।